हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस विद पीएम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब हमारी आगामी परीक्षा बीपीएससी 71 में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो हम बिना समय गवाए आज के इस लेक्चर में करेंगे हिस्ट्री का एक 11 नंबर टेस्ट सीरीज। ओके, सो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो अहिल्याबाई की राजधानी वो महेश्वर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अहिल्याबाई होलकर मराठा संघ के अंतर्गत इंदौर की रानी थी। ये कहाँ की रानी थी? इंदौर की। और नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर यानी मध्य प्रदेश को होलकर वंश की राजधानी बनाया। तो महेश्वर मतलब क्या होता है? महेश्वर मतलब हो गया मध्य प्रदेश। ओके, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। ओके, और अपने पति खंडेराव, उनके पति का नाम क्या था? अहिल्याबाई होलकर के खंडेराव की मृत्यु के बाद मल्हार राव होलकर द्वारा सैन्य मामलों में प्रशिक्षित किया गया उन्हें। ओके, और उन्होंने अपनी पति की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली। तो ये अहिल्याबाई होलकर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी अभी 300वीं 300 उनकी जयंती सेलिब्रेट की गई। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो जो पहली कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो बिहार में आई थी, तो यह पुर्तगाली थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। और यह कब आई थी? यह आई थी जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट 1579 के अनुमति से आई थी। ओके, तो ये इसका हो जाएगा। और इन्होंने हुगली क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक मुख्य रूप से बंगाल में विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर माने जाते हैं। और उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने के लिए 1856 में वकालत की थी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ युद्ध दे रखे हैं और वह कौन से वर्ष में लड़े गए हमें मैच करना है। तो अंबर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, चिनसुरा का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो आप इसको मैच करके देखते हैं हम कौन सा होगा। तो जैसे वांडीवास का युद्ध है वो 1760 में हुआ था, तो बी का 1 हो जाएगा। ओके, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, तो डी का 3 हो जाएगा। ऐसे हम मैच करके देखते हैं, तो इस तरह से हमें आंसर मिलता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। ओके, बाकी हम और भी युद्ध देख लेते हैं इसमें जो हुआ है। जो अंबुर का युद्ध है वो 1749 में हुआ था, ए का 2। ओके, और चिनसुरा का युद्ध 1759 में, ये याद रखेंगे। और ये जो अंबुर का युद्ध है यह द्वितीय कर्नाटक की घटना थी। कौन सा था? अंबुर का युद्ध क्या कहते हैं? सेकंड कर्नाटक वॉर। ओके, और जो वांडीवास का है यह तीसरा कर्नाटक युद्ध है, जो कि निर्णायक घटना थी वांडीवास का, फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, जिसमें जो है तमिलनाडु के पास ये वांडीवास पड़ता है, वहाँ पे लड़ा गया था ये युद्ध। ओके, और बाकी पानीपत का तीसरा युद्ध तो आपको पता ही होगा। ओके, किन किन के बीच में लड़ा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैम्ब्रिज से अकादमिक डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और ब्रह्म समाज के नेता कौन थे? तो कौन थे जिन्होंने यहाँ से अपनी प्राप्त किया था? तो ये थे आनंद मोहन बोस। ओके, ब्रह्म समाज के पहले नेता कौन थे? आनंद मोहन बोस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने छात्रों की राजनीतिक कार्यों में शामिल करने के लिए क्या किया था? इन्होंने कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसको इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, याद रखेंगे आनंद मोहन बोस है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा? तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 में। ओके, बाकी ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता भी। देवबंद आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देवबंद आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इसकी शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का समर्थन किया। यह सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन के साथ वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ था। तो इसने पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका एक और तीसरा कथन सत्य है। ओके, इसकी शुरुआत 1866 में हुई थी, ये कथन सत्य है। और इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया था, ये दोनों कथन सत्य है। ओके, बाकी देखते हैं दूसरा कथन। इसमें दे रखा है कि इसने मुस्लिम में पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देना था, जबकि यह गलत है, क्योंकि देवबंद आंदोलन जो है वो पश्चिम शिक्षा विरोधी था। ओके, उसने कुरान और हदीस पर आधारित इस्लामी शिक्षा पर केंद्रित किया था ध्यान। उसने क्या कहा था कि हमें इस्लामी शिक्षा ही देनी है, और अंग्रेजी शिक्षा को उसने खारिज कर दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट 4 क्यों गलत है? क्योंकि जो सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन था ये ब्रिटिश समर्थक और आधुनिकवाद दृष्टिकोण का विरोधी था। ओके, तो इसका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से हमें आंसर मिलेगा 1 और 3 कथन सत्य है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थॉमस बेस्ट को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस घटना में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो यह स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराना, इसके लिए थॉमस बेस्ट को जाना जाता है। स्वाली की लड़ाई के लिए जाना जाता है। वैसे स्वाली की लड़ाई के बारे में बताऊं मैं, जिसे स्वाली की लड़ाई भी कहा जाता है, और यह 1612 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1612 में। ओके, 1612 में लड़ी गई थी।
और यह नौसैनिक भिड़ंत थी जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों का नेतृत्व कर रहे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहाज़ था उसका नेतृत्व कर रहा है कैप्टन थॉमस बेस्ट ने भारत के सूरत के पास, ये जो शहर है सुवाली, ये सूरत के पास है, पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया था। किसको पराजित किया था इन्होंने? पुर्तगाली को। ओके, पुर्तगीज़ को इन्होंने पराजित किया था। कहाँ पे? सुवाली में, जो कि सूरत में पड़ता है। ओके, तो इस वजह से इन्हें जाना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ मराठा सरदार के दे रखे हैं और उनकी राजधानियाँ कहाँ थी वो दे रखे हैं। जैसे सिंधिया की राजधानी कहाँ थी? गायकवाड़ की, भोसले और होलकर। तो ये काफ़ी कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा, जो सिंधिया है उनकी थी ग्वालियर। मैं आपको, सिंधिया की क्या थी? सिंधिया की थी ग्वालियर, और गायकवाड़ की थी, गायकवाड़ की बड़ौदा। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो कि बड़ौदा के गायकवाड़, होलकर के जो होलकर इसमें नहीं दे रखा है, इसमें सॉरी होलकर दे रखा है, तो होलकर कहाँ के थे? इंदौर के होलकर। ओके, इंदौर के होलकर, और भोसले कहाँ के थे? नागपुर के। ओके, तो इस तरह से हमें ऑप्शन मिलेगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद करने की कोई ट्रिक है नहीं, बाकी आप बना सकते हैं कि जो इंदौर में होल कर दिया, ऐसे याद रख सकते हैं, इंदौर में होल कर दिया। ओके, और नागपुर के भोसले। ओके, और गायकवाड़, बड़ौदा का गायकवाड़, आपने गायकवाड़ जो है वो गुजरात में पढ़ते हैं, बड़ौदा में ही। बाकी सिंधिया ग्वालियर के थे, ये भी याद रखेंगे। और जो पेशवा थे वो कहाँ के थे? पुणे के थे। ओके, ये भी याद रखोगे साथ में। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं कि 1899-1900 के मुंडा विद्रोह को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम पूछा है उसने। तो जो मुंडा विद्रोह का जो दूसरा नाम है उसको उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उलगुलान। सॉरी, ये गलत मार्क हो गया, बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? उलगुलान। मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा इसे महाविप्लव के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखोगे। कहीं पेपर में ये आ गया तो आप कहोगे ये तो बताया नहीं था। महाविप्लव के नाम से भी उलगुलान को जाना जाता है। ओके, ये भी याद रखोगे। और ये कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर, जो कि वर्तमान झारखंड में है, वहाँ पे हुआ था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? उसने गलत पूछा है। ओके, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने क्षेत्रीय स्वामित्व को बनाए रखने की अनुमति दी। इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। इसके माध्यम से कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। देखो, इसने स्टेटमेंट पूछा है कौन सा गलत है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत की और केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। तो उसने पूछा है कौन सा गलत है। ओके, तो भारत का गवर्नर जनरल, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये गलत है, क्योंकि ये 1773 नहीं है, 1833 के एक्ट से किया गया था। 1833 के एक्ट से किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये सही है। इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के केंद्रीकृत प्रशासन, मतलब सेंट्रलाइजेशन की ओर मूव किया था इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने कंपनी को भारत में अपने क्षेत्रीय स्वामित्व को बनाए रखने की अनुमति भी दी। तो ये 1, 3 और 4 स्टेटमेंट वो सही है। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, गवर्नर, जो भारत का गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट से किया गया। ओके, भारत का गवर्नर जनरल कब से किया गया? 1833 के एक्ट से। आप याद रखोगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन किया करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्योंकि दे रखा है कि इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल, जबकि यहाँ पे 1773 के तहत भारत का गवर्नर जनरल नहीं, जबकि किसका गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? बंगाल का। ये ध्यान रखना है आपको, बंगाल का। ओके, और भारत का कब किया गया था? 1833 के तहत। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। कैनिंग था। 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं। इसमें कुछ सूची दे रखी है और संगठन और उनके संस्थापक। ठीक है, तो जैसे दे रखा है इंडियन लीग, लैंड होल्डर सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ओके, सो जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर जी ने करी थी। तो हम मैच करके देखते हैं बी का 1 के साथ जिसमें मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, ऑप्शन बी एंड सी। ओके, बाकी और भी देखते हैं मैच करके। जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी दादा भाई नौरोजी ने। तो सी का 2 के साथ मैच करेंगे। और जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है ये किसने करी थी? ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ओके, देवेंद्र नाथ टैगोर, तो डी का 2 के साथ मैच करेंगे। और इंडियन लीग की स्थापना किसने करी थी? तो शिशिर कुमार घोष, इसका मैच करेंगे इसके। तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा जो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। अब इसको याद करने की एक मैट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे देखो, लैंड होल्डर्स, लैंड जो होता है मतलब ज़मीन को कौन होल्ड करेगा? द्वारका। जैसे आप लोग गाँव में रहते हो तो जैसे अपने घर के आगे की ज़मीन को द्वार कहते हैं ना, तो द्वारका नाथ, द्वार मतलब जो द्वार का नाथ हो तो वो वही तो लैंड होल्डर्स कहलाता है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ओके, बाकी जो
ये आप एक चीज़ और याद रखोगे, इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दे रखा है, तो ईस्ट मतलब हो जाता है पूरब, ओके। और दादा भाई नौरोजी कहाँ के थे, बंगाल के हैं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने मतलब लंदन में बनाया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ बनाया था, लंदन में, दादा भाई नौरोजी, ओके। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को भारतीय व्यापार में उनके प्रवेश के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो इनको आप इनके पहले पहले डिजिट जो होते हैं, जैसे पुर्तगाली का पी आप याद रख सकते हो, ओके। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आया था डच, तो पी डी, ओके। देन आया था अंग्रेज, तो इसको या तो ब्रिटिश की तरह पी डी बी लिख सकते हो या फिर ए से लिख सकते हो, अंग्रेज, ओके। और सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच, ओके। तो इसको एफ से, तो पी डी ए एफ, इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ओके। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे 1498 में, फिर आए थे, और उन्होंने उसके बाद जिन्होंने अपनी काली किट में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा 1498 में, और उसके बाद डच आए थे 1602 में। डच कब आए थे, 1602 में, ओके। और इन्होंने सबसे पहले अपनी जो कंपनी 1605 में मसूलीपट्टनम में कारखाना खोला था। इसके बाद आए थे 1600 में, कौन आए थे, अंग्रेज आए थे 1600 में, ओके। अंग्रेज आए थे 1600 में। और सबसे लास्ट में कौन आया था, फ्रांसीसी आए थे, फ्रेंच। ये कब आए थे, ये आए थे 1664 में। सबसे लास्ट में कौन आए थे, 1664 में। और इन्होंने 1668 में सूरत में अपना स्थापित पहला कारखाना किया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो एक शॉर्ट फॉर्म में, पी डी ए एफ याद कर सकते हो, पी डी ए एफ, यानी पोर्तुगीज, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, ओके। इनकी क्रोनोलॉजी आपको याद हो जाएगी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने नारा दिया था कि संपूर्ण ज्ञान वेदों में निहित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और इनका एक नारा भी था, यानी गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास किसने दिया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किया। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का किसने किया था अंत, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन मद्रास की संधि। अब इसको याद करने की एक जो तीन, तो इसको याद करने का जो वे है वो आपको याद रखना है, ममंग श्री। और ममंग श्री एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम तीनों कर्नाटिक वॉर के, आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुए थे उनको याद रख सकते हैं। सो ममंग श्री से जो पहला म आता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ममंग श्री, ओके। जो पहला युद्ध हुआ था वो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ, जो दूसरा युद्ध हुआ वो मैंगलोर की संधि के साथ, और जो तीसरा युद्ध हुआ है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ है। तो इस तरह आप तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधियाँ हैं उनको याद रख सकते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इसमें दे रखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ओके। सो यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट 1, यह प्रणाली बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत दीवानी और निजामत दोनों प्रभावी रूप से कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। इस प्रणाली से प्रशासनिक विफलता हुई और बंगाल की जनता के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। इस प्रणाली को 1772 में जॉन कार्टियर द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ओके। इसमें इसने सही कथन पूछा है। तो जो डायरकी सिस्टम था, यानी द्वैत शासन प्रणाली, इसमें जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि यह रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई, ये सत्य है, पहला कथन सत्य है, ओके। पहला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा दे रखा है कि यह प्रणाली के तहत दीवानी और निजामत दोनों प्रभावी रूप से कंपनी के नियंत्रण में आ गए, ये भी सत्य है। और तीसरा है कि इस प्रणाली से प्रशासनिक विफलता हुई और बंगाल की जनता के लिए हानिकारक सिद्ध हुई, तो ये भी सही है। बाकी ये जो चौथा स्टेटमेंट दे रखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको 1772 में जॉन कार्टियर द्वारा समाप्त नहीं किया गया था। इसे समाप्त करने वाले थे वारेन हेस्टिंग, ओके। वारेन हेस्टिंग द्वारा डुअल जो सिस्टम था वो समाप्त किया गया, ओके, वारेन हेस्टिंग द्वारा। तो ये आप याद रखोगे। तो इस तरह से जब चौथा स्टेटमेंट अगर हमारा इनकरेक्ट होता है तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1 2 3 आर करेक्ट, सो आंसर विल बी बी, ओके। इस तरह से बाकी आप जो रॉबर्ट क्लाइव है वो कब, बक्सर की जो 1764 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके बाद 1765 में क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया था, जिसके तहत दीवानी अधिकार होता है जो पैसे से रिलेटेड होता है, यानी जो लोग कर टैक्स इकट्ठा करते थे वो सारा जो अधिकार था वो कंपनी के पास चला गया। इसके साथ साथ निजामत, यानी जो देख रेख औपचारिक रूप से कार्यभार था, वो चीज़ भारतीय लोगों के हाथ में चली गई। इस तरह से जो पैसों का मामला था वो सारा अंग्रेज अपने पास रखते थे, और जो कार्य संभालने वाली चीज़ें थी वो दोनों चली गई भारतीयों के पास, ओके। और इसको किसने समाप्त किया था, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18, किसे व्यापक रूप से आधुनिक बिहार का जनक
कहा जाता है? तो जो आधुनिक बिहार के जनक माने जाते हैं वो हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है क्योंकि उन्होंने बिहार को बंगाल से अलग एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। इस वजह से आधुनिक बिहार का जो जनक माना जाता है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। इसमें कुछ संगठन दे रखे हैं और उनका स्थापना वर्ष दे रखा है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंग भाषा प्रकाशन सभा। ओके, तो जो बॉम्बे एसोसिएशन है वह 1852 मतलब 52 में खोली गई, स्थापना वर्ष है उसकी स्थापना हुई। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की 1851 में ही हुई और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के 1843 में और बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में। तो इस तरह से हमें आंसर मिलता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी इसमें मैच किए गए हैं वो सभी बिल्कुल सही है। इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी सभी ये जितने भी दे रखा है वो करेक्ट मैच है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के दौरान पटना का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा पीर अली, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली ने यहाँ पे ब्रिटिश का विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में पटना से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर में नौसैनिक वर्चस्व के लिए ब्लू वाटर नीति का श्रेय दिया जाता है? जो ब्लू वाटर नीति है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने बनाई थी। इसको कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता था। इसके अंतर्गत ये था कि जो भी जहाज हो, चाहे वो किसी का भी हो, अगर वो इस टेरिटरी से होके जाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ता था पुर्तगालियों को। तो इस तरह से ये जो सिस्टम बना रखा था इसको कार्टेज प्रणाली कहा गया। ओके, जिससे क्या हो गया था कि जो नौसेना का तो वर्चस्व स्थापित हो गया था हिंद महासागर पे, और इस वजह से वहाँ पे जितने भी जहाज़ें आते थे सभी को टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस जो नीति, ये पॉलिसी है, इसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं और इसको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने बनाया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ओके, सॉरी 22 करते हैं। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? तो यह जो पुस्तक है यह आर.सी. दत्त ने लिखा है, भारत का आर्थिक इतिहास। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको और जो ड्रेन थ्योरी है वो किसने दी है? जो ड्रेन थ्योरी है यानी निष्कासन सिद्धांत, यह इसके द्वारा दिया गया है, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो पुस्तक है आर्थिक इतिहास भारत का वो किसने लिखा है? तो आर.सी. दत्त द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 23 करते हैं। इसमें कुछ आंदोलन दे रखे हैं और उनके नेता दे रखे हैं कि जैसे अहोम विद्रोह, कूका आंदोलन, पाइका आंदोलन और एका आंदोलन। तो जो ये अहोम आंदोलन है इसको किसने किया था? गोमद कुंवर ने। तो ए का मैच करेंगे 4 के साथ, ए का मैच करेंगे 4 के साथ। कूका आंदोलन के नेता कौन थे? तो कूका आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल। तो बी का हो जाएगा 3 के साथ मैच करेंगे। पाइका आंदोलन किसने करा था? तो पाइका का बक्सी जगबंधु विद्याधर, पाइका के कौन थे? तो सी का 1 के साथ मैच करेंगे। और एका आंदोलन मदारी पासी, तो डी का 2 के साथ। इस तरह हमें जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप इसको याद करोगे। अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गोमधर कुंवर अहोम कुंवर ऐसे याद रख सकते हो। कूका आंदोलन कूका भगत ऐसे याद रख सकते हो, कूका भगत। ओके, पाइका आंदोलन पाइका बक्सी। एका आंदोलन एका पासी ऐसी चीज़ें आप याद रख सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं कि घेरे की नीति प्रणेता कौन थे? तो जो घेरे यानी रिंग फेस की नीति कौन था इसका? तो जो रिंग फेरे की जो पॉलिसी है वो वारेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। संताल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धू कानू, चांद और भैरव मुर्मू ने किया। हुल के दमन के तुरंत बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो ये आंदोलन है संथाल हुल, यह संथाल परगना में किया गया और इसका जो कथन 1 दे रखा है यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन कथन 2 है वो असत्य है। क्योंकि जो संथाल हुल के बाद 1876 में जो संथाल परगना है उसका अधिनियम पारित किया गया। ओके, कब पारित किया गया? 1876 में। और ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी सरकार ने उड़ीसा में बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है वो 150वीं जयंती सेलिब्रेट की है। इसीलिए जो संथाल है ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ओके, आप इसको 4 स्टार या 5 स्टार जितने भी स्टार दे सकते हो दे सको, इसको याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 है। 17वीं शताब्दी में स्थापित भारत का पहला अंग्रेजी किला कौन सा था? तो
तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा था? 17वीं शताब्दी में स्थापित भारत का पहला अंग्रेजी किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह चेन्नई में बनाया गया था 1639 से 1640 के अंतर्गत। 1639 से 1640 के अंतर्गत मद्रास यानी चेन्नई में बनाया गया था ये। ओके, वर्तमान में चेन्नई, वैसे उस टाइम मद्रास था। कौन सा किला था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कुछ नेता दे रखे हैं और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है। फोर्ट सेंट जो जॉर्ज है यानी किला है, अभी हाल ही में जो एक बंगाल का किला था, बंगाल का ही ऐसे ही एक किला था जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। आप उसमें उसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विजय दुर्ग उसका नाम रखा गया है। ओके, तो उसका पहले क्या नाम था वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। इसमें कुछ नेता दे रखे हैं और क्षेत्र। यह वह नेता के नाम है जो 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने। ओके, तो ये है बख्त खान दे रखा है, अहमदुल्ला शाह, लियाकत अली और बहादुर खान। तो ये जितने भी नेता आए इन्होंने 1857 की क्रांति से किस क्षेत्र से मतलब अंग्रेज़ों का सामना किया था वो चीज़ दे रखी है इसमें। तो जो बख्त खान थे वो दिल्ली से थे। ओके, बख्त खान दिल्ली से थे और अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से थे। लियाकत अली है वो इलाहाबाद से थे और बहादुर खान बरेली से। तो आप इसको याद रखोगे तो इस तरह से हमें इसका आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप मैच भी कर सकते हैं, बाकी मैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, अगर आपने पढ़ी होगी तो। क्वेश्चन नंबर 28 है, सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू हुई थी? ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो सहायक संधि है यानी वो वेल्जली के शासनकाल में लागू हुई थी, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह कब से कब थी? तो 1798 से 1798 से लेकर के 1805 तक इसका शासनकाल था। और इसको सहायक संधि को हम सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं। इस पॉलिसी के इस प्रणाली के अंतर क्या था कि हम ऐसा होता था कि अंग्रेज अपने जो उनके जो सब्सिडरी अलायंस के तहत ऐसा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये मानना था कि आपका जो फॉरेन मामला यानी विदेश मंत्रालय और फॉरेन जो ट्रेड है वो आप किसी और से नहीं करोगे। और वो अपने दो अधिकारी उनके राज दरबार में रखते थे और उसका खर्चा भी उन्हीं से लेते थे। और कोई भी सहायता चाहिए तो हमसे लो। इस तरह से जो ये सब्सिडरी अलायंस थी। और सबसे पहले किसने साइन किया था सब्सिडरी अलायंस में? तो हैदराबाद के निज़ाम जो थे उन्होंने किया था। ओके, तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने इसको सबसे पहले साइन किया था। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं हम। ओके, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिरोज शाह मेहता, KT तलंग और बदरुद्दीन तैयब जैसे नेताओं द्वारा किस राजनीतिक संगठन की सह स्थापना की गई थी? तो ये जो है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप कुछ रिलेट कर सकते हैं जैसे नाम से भी, फिरोज शाह मेहता जो है ये सारे, और KT तलंग, बदरुद्दीन तैयब ये सभी बॉम्बे से रिलेटेड लगते हैं। आपको नाम मेहता के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। ओके, बाकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने 1510 में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। उसके शासनकाल में दीव, बसीन और पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। उसने विजयनगर के श्री कृष्ण देव राय से भटकल पर कब्जा किया। उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो नीनो डी कूना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है पूछा उसने। जो पहला स्टेटमेंट है, सॉरी, वो गलत है। ओके, पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 और 4 स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने दीव और दमन, उसके समय पे दीव और दमन जो है यानी बसीन, जो मुंबई का आइलैंड है आज इस टाइम मुंबई जिस पे बसा हुआ है, पुर्तगालियों के समय पर उसका पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था उस टाइम पे। तो ऑप्शन 2 इसका सही है। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है कौन सा गलत है, जबकि सती प्रथा विलियम बेंटिक के समय पे बंद हुआ था और पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन में गोवा स्थानांतरित नहीं हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता किसे घोषित किया गया था? तो जो प्रतीकात्मक नेता थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें कुछ युद्ध दे रखे हैं और उनकी संधियाँ दे रखी हैं, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। तो इसको मैच करना है हमें। ओके, इस कूट का उपयोग करके। तो जो अभी मैंने आपको याद करवाया था ऊपर, ममंगश्री, तो जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वह मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो इसको मैच करेंगे तो हम डी का 1 के साथ मैच करेंगे। देखेंगे डी किस में है, तो यहाँ पे इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें, तो सी हमारा एलिमिनेट हो गया, बचे 3 ऑप्शन। ओके, और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था
और तृतीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था, ओके, वो जो तृतीय कर्नाटक वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का 3 के साथ मैच करेंगे, ओके। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो एक्स-ला चैपल की संधि के साथ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके साथ हुआ था? पौंडीचेरी की संधि के साथ। तो इस तरह से जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा डी, ओके। डी विल बी राइट आंसर। आप इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए कहीं पे एक पेज पे और इसको याद कर लीजिए। प्रथम कर्नाटक जो संधि हुई है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद जो संधि हुई है वह हुई है एक्स-ला चैपल की संधि, ओके। प्रथम कर्नाटक चैपल, द्वितीय कर्नाटक पौंडी, द्वितीय कर्नाटक पौंडी, तृतीय कर्नाटक पेरिस, तृतीय कर्नाटक पेरिस, पहली कर्नाटक एक्स-ला, ऐसे याद रख सकते हैं, पहली कर्नाटक एक्स, ऐसे याद रख सकते हैं ना, जैसे पहली कर्नाटक एक्स, द्वितीय कर्नाटक पांडी या पांडे ऐसे याद रख सकते हैं, या चेरी, हाँ ऐसे याद रख सकते हैं, द्वितीय कर्नाटक चेरी और तृतीय कर्नाटक पेरिस, है ना, ऐसे याद हो जाएगा ये आपको। एक इसको मैं लिख देता हूँ, जैसे फर्स्ट कर्नाटक, ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट, फिर कर्नाटक और इसका एक्स, एक्स, ओके। फिर सेकंड कर्नाटक, सेकंड कर्नाटक क्या हो जाएगा? चेरी, तो सेकंड कर्नाटक चेरी। और थर्ड कर्नाटक क्या हो जाएगा? सॉरी फॉर दैट, थर्ड कर्नाटक क्या हो जाएगा? थर्ड कर्नाटक पेरिस, ओके, पेरिस। इस तरह से आप इस तीनों इसको याद कर लोगे, ओके। आपको कैसे भी निमोनिक बना के याद रखना है, क्योंकि इतने फैक्ट दे रखे हैं हिस्ट्री में, आप याद करते करते रह जाओगे, पिछला भूलते जाओगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह ने अपनी प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? तो ये 4 शहर हैं जहाँ पे जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने अपनी 18वीं सदी में जो खगोलीय वेधशाला उसको स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में किया था, जयपुर में किया था, वाराणसी में, मथुरा और उज्जैन में। ये 5 शहर है, याद रखोगे आप। दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली को तो याद ही रखना है, ओके। दिल्ली, उसके अलावा जयपुर में भी, फिर वाराणसी में, फिर मथुरा में, उज्जैन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं हम। इसमें दे रखा है 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किन कारणों से एक अखिल भारतीय आंदोलन का रूप नहीं ले सका? तो इसके कुछ कारण दे रखे थे। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया, हिंदू और मुस्लिमों के बीच सहयोग की कमी, भारतीय सहयोग और बड़े जमींदारों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन। तो ये जो इसमें दे रखा है पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमानों के सहयोग में की कमी नहीं थी, तो ये तो गलत हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक और जो तीन स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी जो दूसरा है वो गलत है, ओके। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 1 और 3 बी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य है कि जो शिक्षित लोग थे उन्होंने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। पहली बात, जो पढ़े लिखे लोग थे वो समर्थन नहीं किया था, क्योंकि इसमें सिर्फ बैकवर्ड लुकिंग जो लोग थे वही उन्होंने समर्थन किया था। बाकी इसमें यह है कि जो भारतीय शासक और बड़े जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जो जमींदार थे और भारतीय शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो ये भी सत्य है। और जो सेकंड है उसमें उनके दौरान, जो सेकंड युद्ध के दौरान हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं में कोई कमी नहीं देखी गई थी, तो यह स्टेटमेंट गलत है। इस तरह से हमें आंसर मिलता है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं हम। भारत में यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? यूरोपीय व्यापारिक संबंधी गतिविधियां जो थी, व्यापारिक संबंधी गतिविधियां, उनमें से कौन सा कथन गलत पूछा है? ये आपको फोकस रखना है कि क्वेश्चन में पुटअप क्या कर रहा है, गलत या सही। स्टेटमेंट 1 दे रखा है, पुर्तगालियों ने 1599 में बंगाल में अपना पहला चर्च स्थापित किया जिसे बंदेल चर्च कहा गया। तो ये जो स्टेटमेंट है, ओके, ये बिल्कुल सही है, ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना पहला कारखाना खोला। ये भी सत्य है, आलमगंज में उन्होंने पहला कारखाना खोला था 1620 में। ऑप्शन सी पूछा है कि डचों ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया जिसे अब पटना कलेक्ट्रेट कहा जाता है। ये भी सत्य है। जो अभी इस टाइम पे जो कलेक्ट्रेट के आप भवन देखते हैं वो 1632 में डचों द्वारा बनाया गया है, ओके। ऑप्शन डी दे रखा है इसमें, डेनिसों ने 1664 में भागलपुर में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में इस रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ओके। और इसका यही आंसर हो जाएगा, ओके, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पटना के नेपाली कोठी में अपनी पहली व्यापारिक स्थापित की थी, ना कि भागलपुर में। कहाँ पे किया था? डेनिस ने 1774 में, देखो अब इसको याद दिला, जो डेनिस थे उन्होंने कब किया था? डेनिस ने 1774 में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, ना कि भागलपुर में, ओके। ये चीज़ आप याद रखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में ब्रिटिश राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत का प्रतीक है? कौन सी ऐसी घटना थी जिससे यह हमें पता लग गया कि अब जो ब्रिटिश राजनीतिक है उनका वर्चस्व स्थापित होने लगा है? तो यह प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को स्टार्ट हुआ था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके, प्लासी का युद्ध, याद रखोगे, ओके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान प्रांतों और उनके संस्थापकों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें दे रखा है हैदराबाद, अवध, बंगाल और उनके संस्थापक के नाम दे रखे हैं। जैसे हैदराबाद की स्थापना किसने करी, तो निज़ाम उल मुल्क ने, तो ए का 3 हो जाएगा। और उसने पूछा कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसमें से देखो भैया जो अवध का है वो तो गलत दे रखा है, निज़ाम उल मुल्क ने नहीं करी। ओके, और बंगाल का जो स्थापना है वो मुर्शिद कुली खान ने करी है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 ही केवल सत्य है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये गलत दे रखा है और ये दे रखा है, इन्होंने इंटरचेंज कर रखा है। ओके, क्योंकि हैदराबाद की स्थापना किसने करी थी, निज़ाम उल मुल्क ने, तो ठीक है निज़ाम उल मुल्क ने। और ओके, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, निज़ाम उल मुल्क ने। और अवध की स्थापना किसने की थी, बुरहान उल मुल्क ने। तो इन्होंने स्टेटमेंट इंटरचेंज कर दिया। ओके, आप ऐसे इसको मैच करके देखोगे, जैसे हैदराबाद की किसने करी है, निज़ाम उल मुल्क ने, अवध की बुरहान उल मुल्क ने, और ये तो सत्य है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे, तो इंडियन लीग की स्थापना किसने करी थी, शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, व्यपगत सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यपगत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, इसमें दे रखा व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड वेल्सली द्वारा लागू किया गया था। झांसी इस सिद्धांत के तहत शामिल की गई पहली रियासत थी। इनमें से उस राज्य को शामिल करने का प्रावधान था जहां शासक का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था। तो उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य है। ओके, इसने ये पूछा है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को मैं करने से पहले ये बता दूं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मसला क्या था, मतलब रियल में वो पॉलिसी थी क्या। उसमें यह था कि अगर कोई राजा है और उसकी संतान, मतलब डीएनए बायोलॉजिकल संतान उसकी नहीं है, अगर कोई मतलब दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र नहीं चलेगा, अगर उसकी खुद के मतलब पेरेंट्स से अगर जो बच्चा पैदा हुआ है वो नहीं है, तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका राज्य हड़प नीति के तहत, व्यपगत के सिद्धांत के तहत क्या हो जाएगा, वो अंग्रेजों के शासन में चला जाएगा। लैप्स यानी होता है चीज़ें ख़त्म हो जाना। जैसे आपने बजट में सुना होगा, अगर जो भी पैसा किसी अगर पॉलिसी के लिए या फिर किसी प्लान के लिए आया गया है, अगर उसका यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो उस टाइम में लैप्स हो जाता है वो बजट, वो जो अमाउंट होता है। इसी तरह ये भी था। ओके, तो इसको किसने शुरू किया था, इसको डलहौजी ने शुरू किया था। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है वो तो गलत है, क्योंकि इसने वेल्सली बोला है, तो ये तो पहला गलत हो गया। ओके, दूसरा क्या है कि इस झांसी सिद्धांत के तहत पहली रियासत नहीं थी, इसके तहत थी पहली रियासत सतारा। ओके, जो पहली थी वो कौन सी थी, सतारा, 1848 में पहली जो थी। तो इस तरह से ये भी गलत हो गया। और जो तीसरी स्टेटमेंट दे रखा है कि उनमें उन राज्यों को शामिल करने का प्रावधान था, शासक का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। आप देखोगे ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन में आजकल आने लगे हैं, यूपीएससी में भी ऐसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो ये पटना में किया था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1620 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी, और ये सूती कपड़ा, रेशम की खरीदी और भंडारण था। एक तरह का वेयर हाउस होता था उस टाइम की कंपनी का। मीन ये होता था कि वेयर हाउस होता था, उसी को ये लोग कंपनी कहते थे। ओके, बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधि देखी गई, तो बिहार में कौन कौन से जगह, तो इसने दे रखा दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, क्योंकि दानापुर में भी हुआ था ये 1857 की गतिविधियाँ, पटना में भी, आरा में भी, मुजफ्फरपुर में, लेकिन मुंगेर में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1, 2, 3, 4, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 42। 18वीं शताब्दी के दौरान फारस की खाड़ी क्षेत्र से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आमतौर पर आयात की जाती थी। आयात मतलब समझ रहे हो ना, आयात मतलब क्या होता है। कई बच्चों को आयात और निर्यात में भी मतलब हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, वैसे इंग्लिश में तो ईजी रहता है, लेकिन आयात होता है इम्पोर्ट करना। ओके, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना। तो उसने पूछा है कौन सी आयात की जाती थी, तो यहाँ पे जो आयात करने वाली चीज़ें होती थी वो सूखे मेवे होते थे और मोती होता था और तांबा होता था। ओके, जबकि चाय तो इंडिया में ही होती थी, और जो मिट्टी के बर्तन है वो भी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी विल भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप एलिमिनेट करके चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपका एग्जाम में चीज़ें कितनी याद है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना वर्क कर रहा है, कितना पीसफुल है, वो चीज़ बड़ी बात होती है। ओके, तो एग्जाम में आप बहुत मेहनत करके जाओ, वो काम नहीं आएगी चीज़ें, लेकिन आप पीसफुल होके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के 1 से 2 बार रीड करोगे, देन उसका आंसर लगाओगे तो वो सही होगा। ना कि आप आंसर पे रटे जा रहे हो, रटे इसका ये होगा इसका वो होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके भाई, ध्यान से पढ़ो भाई, बहुत एग्जाम ये इस बार जो वैकेंसी में जिसका सिलेक्शन हो गया उसका हो गया, वरना वो रह ही जाएगा फिर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया। ये देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ओके, इन्होंने इनको जो दीवानी अधिकार है 1765 में
मुगल को दे दिया था 1765 में। किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। और उस टाइम पे कौन था? ओके, 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत ये दे दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। 1843 में सिंध पर कब्जा करने के बाद वहाँ का पहला ब्रिटिश गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो जो 1843 में जब सिंध पर कब्जा हुआ तो उस टाइम जो गवर्नर नियुक्त किया गया था वो था चार्ल्स नेपियर। और ये क्वेश्चन जो 69 आई थिंक 69 आप रिमेंबर करके बताओगे कि 69 में ये क्वेश्चन आया हुआ है चार्ल्स नेपियर का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो आप ये चीज़ देखोगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। चार्टर एक्ट 1813 की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? इस अधिनियम ने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसके माध्यम से भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक 1 लाख की राशि को मंजूरी दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। विधि सदस्य को शामिल करके नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को कम कर दिया गया। तो इसने पूछा कौन सा कथन सत्य है? जो बी स्टेटमेंट दे रखा है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और जो व्यापारिक मामले थे इसमें अगर उसने कहा होता है कि पूरी तरह से समस्त बोला, उसने समस्त यानी पूरी तरह से कंप्लीटली समस्त व्यापारिक अधिकार को समाप्त कब किया था? 1853 के एक्ट में। ओके, ना कि 1833 के एक्ट में, ना कि 1813 में, क्योंकि चीन के साथ चाय के व्यापार पर अभी ये इन्होंने रोक रखा था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओके, और ब्रिटिश पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भी ये भी गलत है। विधि सदस्यों को शामिल करने का नियंत्रण बोर्ड भी ये भी गलत है। ओके, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की? तो जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किसने करी थी? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस किसने करी थी? मार्गरेट कंजिश ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्गरेट कंजिश ने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, संस्थापक की है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का तत्काल प्रभाव नहीं था? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश राज को हस्तांतरित कर दिया गया। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत हुई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की शुरुआत हुई। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना की गई। तो इसका पूछा है कौन सा आंसर तत्काल प्रभाव नहीं था? तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की शुरुआत इस टाइम पे नहीं हुई थी, तो ये बिल्कुल इसका इररिलेवेंट दे रखा है इसने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी जितने भी हैं वो सभी तत्काल प्रभाव थे। 1857 की क्रांति के बाद जो ताज है वो ब्रिटिश को हस्तांतरित किया गया, विक्टोरिया को। ओके, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की भी शुरुआत की गई। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भी स्थापना की गई। लेकिन जो 1878 में पारित हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कब शुरुआत हुई? 1878 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से थे? पुनर्जागरण की भावना, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा, यूरोपीय अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास, भारत में उपनिवेश स्थापित करने की इच्छा। तो कौन सा था? तो 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 स्टेटमेंट में से जो चौथा स्टेटमेंट है ये गलत दे रखा है। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो इस वजह से व्यापार मार्गों पर जो उस्मानी नियंत्रण हो गया था, इस वजह से भी था। ओके, बाकी समुद्री तकनीकी में प्रगति हो गई थी, ये बिल्कुल भी सही है। और पुनर्जागरण की भावना में यानी वही व्यापार मार्ग और नए नए चीज़ों का इन्वेंशन करना, समुद्री आर्थिक लाभ, ये भी सही है। अन्वेषण की भावना, तो ये भी, लेकिन चौथा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, मास्टरली इनएक्टिविटी नीति से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी बचे क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। ओके, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने कुंवर सिंह के साथ मिलकर संघर्ष किया था? ये क्वेश्चन तो आने वाला ही है मेरे को लग रहा है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर वीर कुंवर सिंह एक फेवरेट टॉपिक है, वहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने वीर कुंवर सिंह जी के साथ मिलकर संघर्ष किया था। ओके, 1857 की क्रांति में बिहार में इन्होंने इनकी मुख्य भूमिका रही। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और थैंक्स टू वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके 50 क्वेश्चन। ओके, सो बाय बाय।